सुन रोहित, जो तू पूरा दिन बैठकर माँ के कानों में मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ जहर भर रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। तू पूरा दिन माँ से हम लोगों की चुगली करता है। तेरी भाभी खाना नहीं बना रही है तो क्या हुआ? माँ तो बना रही है ना, तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब माँ खाना बना रही है तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? लापरवाह आरती की शादी विनय से हुई थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद विनय के घर में तनाव का माहौल बन गया, क्योंकि आरती ना तो समय पर उठती, ना ही घर के कामों में दिलचस्पी लेती थी। वह दिन भर अपने मायके वालों से फोन पर बातें करने लगती रहती। घर के सारे कामों का बोझ अब बीना की माँ सुधा देवी पर आ गया था, जो पहले से ही कमर दर्द की मरीज थी। एक सुबह बीना का छोटा भाई रोहित नींद से जल्दी उठ गया। उसने देखा कि माँ सुधा देवी अपने कमर को पकड़कर रसोई में काम कर रही थी। उनकी झुकी हुई पीठ और चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। यह देखकर रोहित का दिल भर आया। वह आगे बढ़कर अपनी माँ के पास गया और धीरे से बोला, माँ, आप सब कुछ अकेले क्यों कर रही हैं? भाभी कहाँ है? सुधा देवी ने थकी मुस्कान के साथ बोला, क्या कहूँ बेटा, बहू तो अभी सो रही है, शायद खाना बनाने का ही इंतजार कर रही हो। रोहित गुस्से में बोला, माँ, आप क्यों नहीं कहती हैं कि भाभी से कि वो भी थोड़ा मदद कर दे? आप सुबह सुबह उठकर सब कुछ करती हैं और भाभी तो 9 बजे तक नहीं उठती हैं। खाना बन जाए तभी बिस्तर से उठती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ये तो गलत है ना माँ? सुधा देवी ने एक आह भरते हुए जवाब दिया, बेटा, हर किसी की परवरिश अलग होती है। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा, ये बात तो तेरे भैया को समझनी चाहिए। क्या वो नहीं जानता कि मेरी बीवी आराम कर रही है और माँ घर का काम कर रही है? जब वही चाहता है माँ सारा काम करे और उसकी बीवी आराम करे, अगर वो खुद उससे कुछ कहता तो शायद आरती को कुछ फर्क पड़ता। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि बहू थोड़ा बहुत हाथ बटा दे। पूरा काम तो कभी नहीं कहा करने को, लेकिन एक कप चाय बना दे या बर्तन ही धो दे तो भी बहुत है। ये सुनकर रोहित का चेहरा गंभीर हो गया और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर आज मैं भी भाभी से बात करता हूँ। माँ, मुझे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। सुधा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन हाँ, जा ही रहा है तो चाय अपने भाभी के कमरे में दे देना, शायद तभी उठे, वरना तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है। रोहित ने चाय का कप थामा और गहरी सांस लेकर आरती के कमरे की ओर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजे पर धीमे से आवाज दी, भाभी, आपके लिए चाय लाया हूँ। अंदर से थोड़ी हड़बड़ाहट हुई, आवाज आई, अरे 2 मिनट रुको, अंदर मत आना, कपड़े ठीक कर लूं। मैं तो कब से उठी हुई हूँ, लेकिन अभी तक चाय नहीं मिली थी। कुछ देर बाद बोली, अच्छा, अब लाओ 2 चाय। रोहित ने चुपचाप चाय का कप बढ़ा दिया। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी, लेकिन खुद को संयमित करते हुए रोहित ने नरम आवाज में कहा, भाभी, मम्मी की कमर में दर्द बहुत बढ़ गया है, फिर भी वो अकेले सारा काम कर रही हैं। उसकी उम्र भी अब उतनी नहीं रही। अगर आप थोड़ा जल्दी उठकर उनकी मदद करें तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और मम्मी को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। आरती ये सुनते हुए आंखें तरीती और मुंह बनाते हुए चिल्ला उठी, क्या बकवास कर रहे हो रोहित? छोटे हो तो छोटे की तरह रहो, ज्यादा शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। और सुनो, सुबह उठने में मुझे दिक्कत होती है। ये बात मैंने शादी से पहले माँ जी को बता दी थी, लेकिन उन्होंने खुद कहा था, बेटा, हम हैं ना, तुम चिंता मत करना। अब तुम दिन रात मम्मी जी के कान में मेरे खिलाफ भरते रहते हो। आरती की ऊंची आवाज सुनकर बीना भी कमरे में आ गया और गुस्से से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वो रोहित की ओर मुड़ा और तमतमाते हुए बोला, और तू रोहित, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सुबह सुबह अपने भाभी से बहस कर रहा है? तुझे कोई और काम नहीं है क्या? रोहित कुछ बोलने ही वाला था, तभी विनय के बीच में रोकते हुए फिर से कहा, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। तू माँ से मिलकर मेरी बीवी के खिलाफ साजिश करता है, दिन रात लगे रहते हो माँ से आरती की बुराई करने में। ये बड़ों का मामला है, तू बीच में मत पड़। रोहित दुखी होकर अपने भाई की ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में आंसू तैर जाते हैं। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन आरती का व्यवहार जरा भी नहीं बदलता। वह न तो कोई घर का काम करती और अगर कोई उससे कुछ कह देता तो झगड़ा करने लगती। एक दिन आरती अपनी सास सुधा देवी से बोली, माँ जी, आज मेरे पापा और छोटी बहन साक्षी मायके से आ रहे हैं, आज कुछ अच्छा बना दीजिएगा प्लीज। शाम को जब आरती के पापा और साक्षी घर पहुंचे तो साक्षी घर में कदम रखते ही बोली, दीदी, आंटी कहाँ दिखाई नहीं दे रही है? आरती लापरवाही से बोली, माँ जी किचन में होंगी, मिलना है तो जाकर मिले। साक्षी जब किचन में जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाती है। सुधा देवी और रोहित दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं। ये देखकर साक्षी
हैरानी से कहती है, दीदी तो शादी के बाद भी नहीं बदली। हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ससुराल में ऐसा व्यवहार कर रही हैं कि खुद आराम कर रही हैं और अपनी सास से घर के काम करवा रही हैं। कुछ देर बाद साक्षी ने विनम्रता से कहा, आंटी आप बैठिए, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। तभी आरती की तेज आवाज सुनाई दी, मम्मी जी 10 मिनट हो गए, चाय नाश्ता अभी तक नहीं आया। साक्षी मुस्कुराकर बोली, मैं ले आती हूँ दीदी। आंटी जी वैसे भी आप तो पसीने पसीने से हो गई हैं। फिर रोहित की ओर देखती हुई बोली, भैया आप आंटी को बाहर ले जाइए, मैं संभाल लूंगी। शाम को साक्षी ने पूरे मन से सबके लिए स्वादिष्ट खाना तैयार किया और टेबल पर सजाकर रखा। ये देखकर आरती का चेहरा तमतमा गया। उसने तंज कसते हुए कहा, वाह, 2 दिन के लिए मेरी बहन आई है तो मेरी बहन से खाना बनवाया जा रहा। साक्षी ने संयम से जवाब दिया, दीदी अगर आप नहीं करेंगी तो हमें ही करना पड़ेगा, आखिर घर में मेहमान आए हैं और आंटी की भी उम्र चली गई है। वो सुबह से अब तक अकेले काम कर रही है। थोड़ा तो सोचिए और शर्म करिए। और फिर आप जानती हैं कि मुझे आपकी तरह खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। साक्षी की बातें सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, आरती और साक्षी में कितना अंतर है। साक्षी न केवल सलीके से बात करती है बल्कि माँ का भी कितना ख्याल रखती है। धीरे धीरे रोहित और साक्षी के बीच एक खास लगाव पनपने लगा। एक सुबह सभी लोग घर के गार्डन में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। माहौल में हंसी मजाक हो रहा था। तभी विनय ऑफिस से लौटा और सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, पूरी फैमिली गार्डन में एक साथ। साक्षी खिलखिलाकर बोली, हाँ जीजू सब यही हैं, आपकी ही कमी थी। सुधा देवी मुस्कुराते हुए साक्षी से पूछती हैं, साक्षी बेटा आरती के कमरे में चाय भेज दी क्या? साक्षी सहजता से कहती है, नहीं आंटी, अब जीजू भी यही है तो भेजने की क्या जरूरत, दीदी खुद आकर चाय पी लेगी। नाश्ता खत्म हो जाता है लेकिन साक्षी देखती है कि आरती अब तक नहीं उठी। वह ठंडी हो चुकी चाय और नाश्ता लेकर आरती के कमरे में जाकर प्यार से बोलती है, दीदी लीजिए आपका चाय और नाश्ता। आरती बिना देखे ही चिड़चिड़ाते हुए बोलती है, नाश्ता नहीं करूंगी, चाय दे दो, ब्रश करने के बाद खा लूंगी। और तू चाय लेकर क्यों आई है, घर में कोई और नहीं है क्या? साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, अरे दीदी बाहर सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं लेकिन आपको लोगों के बीच बैठने की आदत तो है नहीं। अगर वैसे भी अब मैं कुछ दिनों यहाँ रहूंगी तो कुछ जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती। आरती कटाक्ष भरे स्वर में बोली, देखिए मत भूलना कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और ये जो हमारी सास है सारा दिन कमर दर्द का बहाना करती है। तू ही बता, जब हम लोग नहीं थे तो यही सब करती थी ना, अब क्यों नहीं कर सकती? कुछ साल अगर हम आराम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है दीदी, अगर आप काम नहीं करेंगी तो हमें ही करना होगा। और हाँ, अगर कभी नाश्ता नहीं करेंगी तो फिर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बाद में देना मुश्किल हो सकता है। आरती ने लापरवाही से कहा, अरे छोटी तू जा, मैं बाद में मंगा लूंगी। दोपहर होते होते आरती को भूख लगने लगी और वह बाहर जाकर बोली, साक्षी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। साक्षी ने शांत स्वर में जवाब दिया, दीदी माफ करिए, खाना तो खत्म हो गया। ये सुनते ही आरती चौंक कर बोली, अरे मैंने तो अभी खाया ही नहीं, फिर खाना कैसे खत्म होगा? कोई बात नहीं, मम्मी जी से कह दो, वो बना देंगी। साक्षी धीरे से कहा, आंटी तो कमर दर्द के चलते उठ भी नहीं पा रही हैं और अब हम भी नहीं बना पाएंगे तो शायद आपको ही कुछ करना पड़े। आरती खाना बनाने के नाम से ही घबरा गई और बोली, रहने दो, शाम को खा लेंगे। रात को भी पड़ोस में एक फंक्शन था जिसमें पूरा परिवार को न्योता मिला था। सबने जाकर वहाँ स्वादिष्ट खाना खाया लेकिन आरती अपनी लापरवाही के चलते घर पर ही रह गई। जब सब लोग खाना खाने के बाद लौट आए तभी आरती ने कुछ नहीं खाया था। रात के सन्नाटे में जब उसका पेट भूख से ऐंठने लगा तो वो करवटें बदलती रही, पूरी रात भूख के मारे तड़प रही थी। अगली सुबह जब सभी लोग सोकर उठे तो हैरान रह गए क्योंकि आरती पहली बार किचन में नजर आई थी। वह चूल्हे के सामने खड़ी सब्जी बना रही थी और मुस्कुराकर बोली, माँ जी आज मैं खुद आपके लिए खाना बनाऊंगी। सब्जी में तड़का लगाते हुए बोली, बस 20 मिनट और सब कुछ तैयार हो जाएगा। और आरती पूरे मन से सबके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। परिवार के सभी सदस्य हैरान और खुश थे। खाना खाने के बाद सुधा देवी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा क्या ये खाना आरती यानी तेरी भाभी ने बनाया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। रोहित हंसते हुए कहा, हाँ माँ, भाभी ने ही बनाया है। फिर वह आरती की ओर देखकर मजाकिया अंदाज में कहता, भाभी मजा आ गया, आपके हाथों का खाना दिल खुश हो गया, ये लीजिए आपकी पहली रसोई का सुगुन। वह जेब से 4,000 निकालकर आरती को देता। यह सब देखकर आरती की आंखें भर आती हैं। वह सुधा देवी और रोहित के पास आकर भावुक स्वर में बोली, माँ जी, रोहित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस घर और रिश्ते को समझने में बहुत देर कर दी। आज समझ आया कि परिवार क्या है। अब आपको कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुधा देवी ने प्यार से आरती के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी मैं ये नहीं कहती कि तू सारा काम कर ले, लेकिन हाँ मेरी भी अब उम्र हो गई है, बस इतना चाहती हूँ कि तू मेरा थोड़ा साथ दे दे तो मुझे बहुत
बहुत सहारा मिलेगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी सुधा देवी थोड़ा संकोच के साथ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा एक बात दिल में बहुत दिनों से थी, आज कह ही देती हूँ। आरती तुरंत बोली, बोलिए माँ जी क्या बात है। सुधा देवी ने साक्षी की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि साक्षी हमारे घर की बहू बने। वो बहुत ही समझदार और संस्कारी है और रोहित के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। आरती खुशी से बोली, माँ जी ये तो बहुत अच्छा विचार है, हमें बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ही महीनों में रोहित और साक्षी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। घर एक बार फिर से हंसी और प्यार से भर जाता है। अब यह परिवार न सिर्फ एक छत के नीचे रहता है बल्कि एक दूसरे के दिल में भी बसता है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।